नमस्कार, मैं हूँ दीपिका पटेल और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मृति तिवारी, CGPSC 2017 9th रैंक होल्डर हैं और ये एक छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल है। पहली MBBS डॉक्टर हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुई हैं इस बार। तो आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर स्मृति तिवारी से। पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका टुटेजा अकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ है? मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2015 के दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था। अच्छा, उसके बाद आपने MBBS की पढ़ाई करी? उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक सिम्स हॉस्पिटल में जॉब किया था। अच्छा, 7-8 महीने के लिए। उसके बाद मैंने 2016 के दिसंबर में रिज़ाइन करके स्टार्ट की थी PSC की तैयारी। अच्छा। और 2017 फरवरी में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो मतलब एक सवाल सभी के मन में रहता है जैसा कि MBBS करने के बाद में प्रशासन की ओर आना, तो क्या ऐसा हुआ आपने सोचा कि कैसे मुझे प्रशासन में आना है MBBS करने के बाद में? जी, तो जब मैं 2015 में अपना इंटर्नशिप कर रही थी एज अ जूनियर डॉक्टर, तो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आते रहते थे विजिट पे। तो उन्हें देखकर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा और मेरे फैमिली में भी मेरे बड़े भैया जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो भी PSC पास करके डिप्टी SP के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। तो उन्हीं से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि मैं PSC के लिए एक बार ट्राई करना चाहूँगी। तो कितना समय आपने दिया PSC को? मतलब आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपने आप जैसे बता रही हैं दिसंबर में आपने तैयारी शुरू की, फरवरी में ही आपका प्रीलिम्स होने को था, तो जो इतना कम समय था तो कितना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा ऑब्वियसली, तो कितना मुश्किल लगा फर्स्ट अटेम्प्ट आपको अपने लिए? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट तो वैसे मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग था और जब मैंने PSC की तरफ रुझान किया तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने थे। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ा, लेकिन उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट तक मैं फैमिलियर हो चुकी थी सारे सब्जेक्ट के लिए। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे फ़ायदा किया। सेकंड अटेम्प्ट में मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाई अपना। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रैंक रहा मैम आपका? मैंने 56 रैंक गेन की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, नायब तहसीलदार की पोस्ट तहसीलदार की। तो उस वक्त आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा कि अपने आप को एक और मौका देना चाहिए, एक बार और कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि एक और प्रयास करके देखना चाहिए नेक्स्ट PSC में, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ज्वाइन करती तो मुझे नौकरी के साथ थोड़ी पढ़ाई डिफिकल्टी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि एक ट्राई और करना चाहिए। तो आपने कहाँ से तैयारी करी थी, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा, किससे पढ़े थे, कुछ बताइए हमको। जी, मैंने टुटेजा ट्यूटोरियल से कोचिंग ली थी प्री और मेंस के लिए। तो मैंने प्री के लिए तो मेन ऑब्जेक्टिव्स पे ही पूरा फोकस किया था। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी टुटेजा ट्यूटोरियल्स के लिए और मेंस के लिए मैंने प्रतियोगिता सारांश जो बुक आती है टुटेजा ट्यूटोरियल्स की, वो मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो की थी। इसके अलावा मैं राइटिंग सेशंस करती थी टाइम टू टाइम, मैथ्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करती थी और इंटरव्यू के लिए भी मैंने सब लोगों के साथ मॉक इंटरव्यूज़ किए थे। अच्छा जी। तो पहले अटेम्प्ट में आपका मेंस जो रहा उसमें तो जैसे मतलब पहले अटेम्प्ट क्या है, इवन PSC के मेंस के बारे में बोलूँगी, 7 पेपर 7 डिफरेंट सब्जेक्ट, तो कौन सा सब्जेक्ट कितना रहा पेपर वाइज? जैसे पेपर 1 में क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? पेपर 1 जो था मुझे लगता है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करती थी कि डेली 1 घंटा देती थी पेपर 1 के लिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग स्कूल के टाइम में पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें पेपर 1 में होती हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं उसमें। तो मैं डेली 1 घंटा अपना पेपर 1 के लिए ज़रूर देती थी। एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स पे बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 0-1 की स्ट्रैटेजी चलती है, या तो आपका सही होगा या गलत होगा। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी थी, कितने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स को? जी, मुझे लगता है कि जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप में एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और अगर बहुत ही कम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और मैं ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करते रहती थी बीच में, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई। प्रीलिम्स में तो लगभग फिर आपका प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपने बताई, तो कौन सी बुक आपने फॉलो करी प्रीलिम्स के लिए? फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट वाइज बुक लिए कि एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट?
जी मैंने प्रीलिम्स के लिए टुटेजा ट्यूटोरियल्स की जो प्रतियोगिता सारांश आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसी बुक को मैंने फॉलो किया था और साथ ही मैं टेस्ट सीरीज देते रहती थी। जी मैंने उसी बुक से फॉलो किया था और साथ ही मैं ल्यूसेंट से भी थोड़ा लेती थी गाइडेंस। अच्छा। ये दोनों बुक ही मैंने प्रेफर की। अब मेंस पे आएंगे तो मेंस में जैसे पेपर 1 के बारे में आपने बताया, मेंस में पेपर 2 निबंध है। तो मतलब एक निबंध एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें आपको अपना पूरा सार आपके थॉट थिंकिंग प्रोसेस में, तो एक डॉक्टर होने के बाद में जो थिंकिंग प्रोसेस एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे होता है, तो उसको आप कैसे फ्रेम कर पाएँ फिर? जी मैंने एसे के लिए आर्टिकल्स जो थे मंथली, मैं मैगजीन करंट अफेयर्स की उससे पढ़ा करती थी। उससे मेरी एक स्किल डेवलप हुई कि मुझे किस तरह से एसे लिखना चाहिए। और एसे के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप रटा रुटाया तो कुछ लिख नहीं सकते उसमें, अपने स्किल से अगर अच्छा एसे लिखेंगे तभी आपको वो मार्क्स दे सकता है। तो उसके लिए मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे और करंट अफेयर्स के डाटा पढ़ती थी मैं, जो भी योजनाएँ आती हैं सरकार की नई नई, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी। और अगर आप एसे में जितना करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स भी उतने ही बढ़ते हैं। तो हाँ, ये इसी में ही मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि ऐसे का जो हमारा ऐसे होता है उसमें डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लेखन शैली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? जी मेरे अनुसार तो लेखन शैली ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लेखन शैली है उससे एक सामने वाले के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। और सामने वाला जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसे पढ़ने में अच्छा भी लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेखन शैली जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए अब बात करेंगे पेपर 3 पे। तो पेपर 3 लगभग पीएससी में सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि उसमें सारे बड़े सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका लोक प्रशासन हो गया और संविधान, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड रहा है। तो उसके लिए आपने फिर कैसे किया पेपर 3 के बारे में फिर? पेपर 3 जो था देखिए मैंने ज़्यादा डिटेल में मतलब कोई और बुक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ मैंने उसके लिए सारांश जो आती है हर सब्जेक्ट की, हाँ, टुटेजा की, वो मैंने पढ़ी थी। और मैं सबसे ज़्यादा राइटिंग सेशंस का जो टाइम है वो मैं थर्ड पेपर के लिए दिया करती थी, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और ऐसा नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो मैं राइटिंग सेशन के लिए बहुत ज़्यादा उसमें काम करती थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिख सकूँ। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी और मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है मैं थोड़ा कंसाइज पढूँ ताकि मुझे एग्ज़ाम के दिन पे थोड़ा रिवाइज हो सके। इसलिए मैंने बुक वही फॉलो की थी, प्रतियोगिता सारांश। अच्छा, उसके बाद पेपर 4, तो पेपर 4 तो आपका अपना सब्जेक्ट रहा है। तो साइंस के बारे में फिर तो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स वाले हैं, उनको साइंस में बड़ा तकलीफ होता है। तो आप एक साइंस स्टूडेंट होकर के उनको क्या बताना चाहती हैं कि मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग साइंस के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फिर? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि साइंस का जो पेपर है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। बस आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं साइंस के पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा स्कोरिंग चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें अटैम्प्ट करेंगे तो वो पेपर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर दे सकता है। इसलिए उसमें डरने की बजाय हमें थोड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छा स्कोर ला सकें। पेपर 3 तो हुआ मैम, पेपर 4 के लिए आप, वो तो आप ही का सब्जेक्ट है साइंस, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोग आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, मतलब जो लोग मेन पीएससी तैयारी करते हैं वो लोग ये साइंस विषय से सबसे ज़्यादा डरते हैं, साइंस और मैथ्स। तो साइंस के लिए आप उनको क्या टिप्स देंगी कि कैसे वो लोग साइंस के पेपर में स्कोर करें? जी मुझे लगता है कि जैसे साइंस का पेपर है उसमें 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बजाय अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो 4th पेपर है हमें बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं बहुत स्कोर देते हैं हमें। तो मुझे लगता है इन तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं पेपर 5 में। पेपर 5 इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, अगेन अ टफ सब्जेक्ट कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का, तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है उसमें इकोनॉमिक सर्वे का पेपर 5 में? जी ये इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है ये ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है करंट अफेयर से, और जो भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं आसपास उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला पेपर होता है।
तो इसके लिए आप क्या करें कि हर मंथ आपको करंट अफेयर्स से बहुत अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं कि इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली नहीं होते, थोड़े ट्विस्टेड होते हैं। तो आपको अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए कि आप किसी तरह के भी क्वेश्चन आए आप उसमें अच्छे से अपना आंसर को प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए आपको हर मंथ अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा अपडेट करते रहना चाहिए, मैगजीन्स आर्टिकल्स बहुत पढ़ने चाहिए, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो तो आपको ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा आप नहीं ध्यान दे सकते, क्योंकि थोड़ी उसमें रटने की चीज़ें हो जाती हैं, डाटा बेस्ड होती हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर पाएँ और अपना स्किल डेवलप कर सकें। तो मतलब इसमें क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भूगोल वगैरह पोर्शन है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भूगोल को थोड़ा ज़्यादा महत्व देंगे तो क्या स्ट्रैटेजी स्कोर करने की हो सकती है? जी ये तो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अलावा जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम प्री में भी उसे पढ़ते हैं और फिर मेंस में जब दोबारा पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि दोबारा में हम उस चीज़ को अच्छे से जान पाते हैं और अच्छे से लिखने की एक स्ट्रेटेजी हो जाती है हमारी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो करंट से रिलेट करके पूछ देंगे, या फिर आपको जो ऑप्शंस देते हैं उसमें ऐसे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से इम्पोर्टेंस दें, तभी इसमें अच्छे स्कोर आ सकते हैं आपके इस पेपर में। पेपर 6 मैथ्स, तो मैथ्स के लिए तो बहुत ही लोग हमेशा से रहते हैं कि जो साइंस वाले रहते हैं, मैथ्स वाले रहते हैं, वो ही स्कोर करते हैं। तो आप नॉन मैथ्स वाली थी और फिर आपने भी उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आपको कितनी परेशानी हुई मैथ्स के पेपर में? जी स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उस टाइम पे तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी इस पेपर में, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था और मैंने 10th तक ही मैथ्स पढ़ी थी। बट जो पेपर पूछता है उसमें सिर्फ 10th तक का मैथ्स नहीं पूछता, वो थोड़ा 11th-12th के लेवल का पूछते हैं वो लोग। तो उस टाइम पे मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी, तो सेकेंड टाइम में मैंने फोकस किया कि मेरे में कहाँ कमी रह गई थी मैथ्स में। तो इसलिए मैं फिर सेकेंड अटैम्प्ट में डेली मैं 2 घंटा ज़रूर देती थी मैथ्स को, क्योंकि मैंने एक एम लेके रखा था कि 140 to 150 के बीच में मुझे इस बार लाना ही है स्कोर, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं बट अगर आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके स्कोर बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए आपको मैथ्स तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। अगर आप एकदम एक्सट्रीमली अच्छा नहीं कर सकते हैं, 190 तक या 180 तक नहीं कर सकते, तो 140-150 तक का एम लेके रखिए, डेली बनाइए मैथ्स, 2 से 3 घंटे आप ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेपर 7 में फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब एक सही और उत्तर का कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि जैसे समाजशास्त्र को माना जाता है, समाजशास्त्रों के जिसके विचारधारकों के जो विचार हैं उनके आधार पर रहता है, तो वो पेपर लिखने में आपको कितनी मुश्किल आई? जी जैसे से फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है तो मुझे लगता है कि उसमें जो मेंशन किया हुआ सिलेबस है हमारा CGPSC का, तो सिर्फ वही टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़िए, बाकी जो हमारे और आर्ट एंड कल्चर जनजाति है इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, मैथ्स, साइंस या आर्ट्स सभी के लिए कुछ अलग ही सब्जेक्ट है, तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए डिफ़िकल्ट है, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। इसलिए उसमें यही करना चाहिए कि जितनी चीज़ें आपने मैंशन की हुई है CGPSC मेंस के सिलेबस में, वही चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, आर्ट, कल्चर एंड जनजाति पोर्शन। तो ये तो पूरे मेंस का रहा। मेंस के सफ़र के बाद में बहुत कम समय इंटरव्यू के लिए बचता है, तो इंटरव्यू के लिए फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया खुद को? इंटरव्यू के लिए तो मैं करंट अफेयर्स पे ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बाकी जो हमारा बायोडेटा है, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बायोडेटा से ही होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरव्यू में ये रहता है कि आपको थोड़ा नर्वस नहीं होना है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में आंसर देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपका जो जजमेंट है वो प्रेशर पे ही है। अगर आप इतने से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे जॉब करेंगे तो आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाएंगे। और सबसे जो है अपने पर्सनैलिटी को जैसे आप हैं वैसे ही उनके सामने रखना चाहिए, जो भी आपका इंटरव्यू बोर्ड है उनके सामने। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही मैम, क्योंकि जनरली जो लोग इंटरव्यू तैयारी करते हैं वो लोग वहाँ पर मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो गिर जाते हैं। तो अच्छा आपने हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि जैसे हैं वे वैसे रहें। तो आपसे क्या सवाल पूछे गए इंटरव्यू में मैम? आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? जी मेरा जो इंटरव्यू था वो डॉक्टर मोतीलाल बाजकर के बोर्ड में था,
और वो भी क्योंकि डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर, और मैं भी एमबीबीएस किया मैंने। तो उनका जो पहला सवाल था वो यही था कि आपने कैसे मेडिकल फील्ड से एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड चुन लिया। ये सवाल तो हमारा और बाकी सबका भी है कि एमबीबीएस के बाद में फिर तो कैसे कन्विंस हुए आपके आंसर से सर लोग? जी, मैंने कन्विंस करने की कोशिश की तो वो कन्विंस तो हो गए, बट एक डॉक्टर को ये कन्विंस करना कि हम उनका फील्ड छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट है बाकी को कन्विंस करने की अपेक्षा। तो उनको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने उसी टॉपिक पे मुझसे आधे घंटे तक बात भी की कि आपने क्यों उस फील्ड को छोड़ के कितनी देर चला मैम आपका इंटरव्यू? मेरा लगभग 40-45 मिनट्स के लगभग चला था। तो बाकी क्वेश्चंस तो मुझसे बायोडाटा से ही पूछे गए थे, बट इस क्वेश्चन पे काफ़ी लंबी चर्चा हो गई थी। तो ओवरऑल 2 सालों के इंटरव्यू में आपको क्या चेंजेस लगा? पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया, इस बार आपने इंटरव्यू दिया, तो कुछ चेंज था? हाँ, अब फर्स्ट जो इंटरव्यू था मेरा उसमें मैं थोड़ी नर्वस ज़्यादा थी और ये सेकंड था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, तो मतलब आप खुद को इम्प्रूव कर लिया। हाँ, थोड़ा इम्प्रूव हो गया था मेरा, तो वो प्रेशर मैं हैंडल कर पाई। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि उस टाइम पे जब मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा था, मतलब ऐसा पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे अपने आप को मेंटेन कर पाई वहाँ पे प्रेशर हैंडल करने के लिए। अच्छा, तो ये तो मेन एग्जाम के बाद, अब तो आने वाले एग्जाम्स की बात करें, अभी जस्ट प्रीलिम्स आने वाला है। सीसेट का क्वालिफाइंग हो जाना, मतलब पिछले साल आपने इस बार दिया तो क्वालिफाइंग ही था, क्वालिफाइंग हो जाना कितने हद तक सही रहा? क्या उसका बेनिफिट मिला कि नॉन मैथ्स वालों को, या पहले जैसा ट्रेंड था वो ज़्यादा सही था? क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे हिसाब से जो नया ट्रेंड है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि यूपीएससी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है वो तो काफ़ी समय से ऐसा कर चुके हैं कि सीसेट उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। तो हमारे स्टेट में भी ऐसा हो गया, तो इससे ये ज़रूर है कि सभी को बराबरी का मौका ज़रूर मिलेगा। और अभी मेंस के सिलेबस में भी संशोधन की बातें चल रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, कुछ लोगों का ये सुझाव है यूपीएससी करना चाहिए, और कुछ लोगों में कहने का मैथ साइंस हटा करके है, बहुत तरीके की बातें चल रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है सिलेबस वही रहना चाहिए कि चेंजेस होने चाहिए? जी, मेरे हिसाब से जो मौजूदा सिलेबस है वो तो काफ़ी अच्छा है, और अगर इसके जगह पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का कुछ लाते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी पार्शियलिटी हो जाएगी। अभी का जो सिलेबस है वो सभी को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो एक सभी के लिए समान अवसर होता है कि सभी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, बट ऑप्शनल में वो अवसर जा सकता है, तो मुझे लगता है अच्छा है। अभी मुझे सोच रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात है, पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होगा वो हर परिस्थिति में पढ़ लेगा। तो उसको कोई भी आप सिलेबस देखिए। तो अब इसके आगे आपका क्या प्लान है मैम? कि अब तो आपने जो ये चाह रही थी सीजीपीएससी आपने क्रैक कर लिया, अब आप यूपीएससी की ओर जाना चाहती हैं, यूपीएससी की तैयारी करनेंगी? जी, मैं ज़रूर अपने आप को एक मौका ज़रूर दूंगी, मैं यूपीएससी के लिए भी एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम हम लोगों की तरफ से आपको कि आप सीजीपीएससी में जैसे आपने स्टार परफॉर्मेंस दी है, वो आप यूपीएससी में भी आगे आइए और हमारे छत्तीसगढ़ को सेवा दीजिए, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर से एक बार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से कि आप यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। आगे भी मार्गदर्शन करते रहिए, इस तरीके से आते रहिए हमारे यहाँ पे जब भी आपका हो। एक लास्ट मैसेज इस बार के बच्चों को क्या देना चाहती हैं आप अपनी तरफ से? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। रोज़ाना 6 से 7 घंटे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमने क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता खुद चुना है, हमने खुद डिसाइड किया है कि हम पीएससी के लिए जाएंगे, तो पेशेंस तो ज़रूर रखिए और प्रेशर मत लीजिए और सिंसियरली रोज़ाना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। आप लोगों के बच्चों ने जो मेहनत की और सफलता का मुख्य श्रेय जो होता है वो माँ बाप के आशीर्वाद पर होता है, इसलिए आप लोगों को थैंक यू। ये टूटे परिवार की तरफ से जी धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ जी। तो अभी हम बात किए डॉक्टर स्मृति तिवारी से। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। आंटी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको भी मैं टुटेजा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगी। जितना श्रेय उनका है उतना ही श्रेय आप लोगों का भी है, आप लोगों के सपोर्ट से।
तो सबसे पहला तो यही सवाल है कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को कि अब वो 9th रैंक होल्डर रह के डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं? बहुत खुशी लग रही है हम लोग को, ईश्वर की कृपा है और उसके टुटेजा कोचिंग संस्थान के गुरुजनों का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन है और उसकी मेहनत आज ईश्वर ने सफल कर दी। और वो जो चाह रही थी डिप्टी कलेक्टर बनना, तो आज वो बन गई। हाँ, मतलब जब उन्होंने अपनी पढ़ाई करी उसके बाद में उन्होंने MBBS ऑप्ट किया। MBBS करने के बाद में अब ये जब प्रशासन में आने का उनका वो था, तो उनके उस सपने को आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया कि डॉक्टर बनने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ रहे हैं? हम लोग सोचा कि उसका मन है एक बार तो समय ले रही है, तो हम लोग भी सहयोग किए। जैसे मेहनत कर रही थी तो हम लोग कहे कि जैसा भी आपको बनना है तो आप बन जाओगे। और विश्वास था हमको उस ईश्वर पर, उन गुरुजनों पर, अपने बड़ों पर कि हमारी बिटिया मेहनत करेगी तो सबका साथ मिलेगा। ईश्वर की कृपा, सबका आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन, तो सफल होगी ऐसा हमको भी विश्वास था। इसलिए हमने उसको पूरा सपोर्ट किया और आज ईश्वर ने उसको नायब तहसील वो डिप्टी कलेक्टर बना कर। ये सवाल अंकल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। अगले मतलब लास्ट ईयर इनको नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली थी, अब उन्होंने उस पोस्ट को भी ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे लोग नायब तहसीलदार के लिए भी मतलब एक सपना होता है सभी का, तो एक साल सिर्फ बिना किसी जॉब के, एक मिलती हुई जॉब छोड़ करके एक साल तैयारी करने का, तो वो एक साल में आपने उनको कैसे सपोर्ट किया? तब हम लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार डिप्टी कलेक्टर पद पाएगी और उसके हाथ में MBBS की डिग्री ऑलरेडी थी, इसलिए कहीं कोई तनाव की बात नहीं था। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर होनी चाहिए हमारी बच्ची और एडमिनिस्ट्रेटिव में आ रही है आप लोगों को कि? एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से ये था कि आगे चल के कलेक्टर कमिश्नर तक बनेगी, लोगों की सेवा, जन सेवा पाएंगे। डायरेक्ट में ही। मैम आपको मतलब अब दोनों जॉब आपके पास में, जॉब मतलब एक डॉक्टर है जो भी जन सेवा करते हैं डायरेक्ट में, और अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आप एक जनसंपर्क में डायरेक्ट में रहते हैं, तो क्या सोच रही हैं कि आगे आने वाले समय में उन दोनों जॉब को आप क्या एक साथ कर पाएंगी? जी, अब MBBS तो ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए आपको अलग से जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे भी कभी भी हमेशा सेवा दे ही सकती हैं। तो मैं ज़रूर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं चाहूँगी कि मैं अपना जो मैंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है तो उसको भी मैं अपना सेवा के तौर पर हमेशा जारी ही रखूँ। तो आपने तो इंटरव्यू के बारे में अपना बताया मैम, अब एक लास्ट सवाल और मैं ये जानना चाहूँगी, कोई और ऐसा सवाल जो आपको इंटरव्यू का याद रहे हमेशा से? जी, एक बहुत अच्छा सर जो थे उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था मुझसे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9/9/1991, यानी कि उसमें 4 बार 9 नंबर आते हैं, तो तुम्हारे लिए लकी है क्या? उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तब मैंने कुछ आंसर नहीं किया था, बस मैंने स्माइल कर दिया था, बट एक्चुअली मैं याद करती हूँ सर की बात, तो मेरा सच में 9th नंबर आ गया और शायद सच में लकी रहा हो 9 नंबर आपके लिए। तो ये कोई न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट है या ऐसे ही है, कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस ही है वैसा तो। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे यहाँ आए और हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। बिलासपुर से बेसिकली बिलोंग करती हैं डॉक्टर स्मृति, और अब हम उम्मीद करेंगे पोस्टिंग के बाद में आप भी ऐसे ही अनवरत सेवा देते रहें और हमारा भी और हमारे बच्चों का भी मार्गदर्शन आप करते रहेंगे। ठीक है? जी ज़रूर।